हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शासक और इमारतें, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, चैप्टर नंबर 5, क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शासक एवं इमारतें। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसके अभ्यास का, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थीं और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थीं। तो आपको राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनवी के बीच की जो इनकी नीतियां हैं उनके बीच में आपको बताना है कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न हैं। तो चौल राजा राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, जब दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया तो वहाँ से जो भी वो मूर्तियाँ प्राप्त हुई उसने अपनी राजधानी में जो मंदिर बनाए वहाँ पर उन मूर्तियों के लगाया। लेकिन महमूद गजनवी ने क्या किया कि जो भी पैसा उसने भारत से प्राप्त किया उससे क्या किया, अपनी जो राजधानी है उसको भव्य बनाने में खर्च किया। इसके साथ साथ दोनों में कई रूपों में भिन्नताएं भी हैं। जैसे महमूद गजनवी ने भारत में कई मंदिरों को बर्बाद कर दिया, विध्वंस कर दिया, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया। महमूद गजनवी भारत से लूट करके जो धन है वह गजनी ले गया, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, जो दूसरे राज्यों से जो धन प्राप्त हुआ था उसे अपने राज्य में ही रहने दिया। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी और राजेंद्र प्रथम में ये भिन्नताएं हैं इनकी नीतियों में। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की गॉथिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। तो हमको बताना है गॉथिक शैली क्या है। तो 12वीं शताब्दी में से जो फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में ऊंचे व हल्के चर्चे के निर्माण शुरू हो गए थे। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें बाइबल से लिखे गए दृश्यों का चित्रण है और तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची इमारतें और घंटी वाली बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरणों में से एक है पेरिस का नॉटेडम चर्च, और 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था ये गॉथिक शैली का। तो गॉथिक शैली में आप क्या समझे कि लंबे लंबे जो हैं मेहराब बनाए जाते थे। आप देखते भी होंगे कई चर्च जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिनके मेहराब बहुत ही लंबे होते हैं, और साथ में यहाँ पर क्या होते हैं, कांच की इसकी क्या होती हैं, रंगीन कांच की जो है इसकी यहाँ पर इसको सजाया जाता है रंगीन कांच से, जिसपे कि जो बाइबल है उसकी कहानियों का चित्रण किया जाता है। तो ये थी गॉथिक शैली वास्तुकला की। अगला प्रश्न है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। तो हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था कि अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण और चापाकार सिद्धांत किस प्रकार से अलग अलग हैं। तो अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने में लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई। जबकि चापाकार सिद्धांत में क्या होता था, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। इस प्रकार की वास्तुकला का नाम था चापाकार। अगला प्रश्न है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। तो मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है उसे मंदिर का शिखर कहते हैं, उसे वो कहलाता है शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रादूर क्या है। तो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने जो हैं पित्रादूर कहलाता था। एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं। तो मुगल चारबाग की जो विशेषता हैं वो हैं, चारबाग 4 समान हिस्सों में बटे हुए होते थे। यह बाग दीवार से घिरे हुए होते थे और बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित
आयताकार अहाते में स्थित होते थे। इस प्रकार से ये होते थे, बराबर भागों में बांटे होते थे। ये बगीचे होते थे, इनको जो है बहुत ही अच्छी शैली में इनको बनाया हुआ होता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई राजा जो होता है अपने को विख्यात साबित करने के लिए विशालतम मंदिरों का निर्माण करवाता था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपाधि हेतु किया था। इनके देवताओं का नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप होता था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली में शाहजहां के दीवान-ए-खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। यह धारणा कैसे बनी? तो शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की 1631 ईस्वी में हो गई थी मृत्यु, और उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया। इसलिए उसने 1639 ईस्वी में यमुना नदी के समीप लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवान-ए-खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है, जिसमें कई तरह की नक्काशियाँ बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता को देखते हुए ही दीवान-ए-खास में एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं सुंदर है, स्वर्ग है, तो वो यही है। 3 बार जो है यह कहा गया था। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर सभी को समान न्याय मिलेगा? तो इस प्रकार कुछ संकेत होते थे जिनसे कि पता चलता था कि चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे शक्तिशाली हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे वो बादशाह ही क्यों नहीं हो, इन सबको समान सम्मान मिलेगा। तो बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजी ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो इस प्रकार से पता चलता है कि मुग़ल दरबार जो है सबके साथ समान न्याय करता था। अगला है, शाहजहानाबाद में नए मुग़ल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? तो यहाँ पर जो है जो शाहजहानाबाद की जो नींव रखी गई थी, वहाँ पर कई दृष्टि में जो है मुग़ल जो यहाँ पर हमारा यमुना नदी है वह उसकी क्या भूमिका थी। तो यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्रायः समतल हुआ करते थे और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। अगला है, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से जो हैं आज के राजाओं से भिन्न थे कि उस समय क्या करते थे, राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित होते थे, जबकि आज क्या है, कंक्रीट सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे, जो कि वर्तमान में नहीं किया जाता है। वर्तमान में सिर्फ एक बाउंड्री घर के आसपास बनाई जाती है। अगला है, उनके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे, जबकि अब ऐसा नहीं है। जहां पर भी एक उचित स्थान मिलता है वहां पर बना दिया जाता है आज का भवन। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था, जबकि आज जो है थोड़ा बहुत सुरक्षा के साथ जो है बड़े से बड़े भवन का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर शासक और इमारतों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे अभ्यास के, उनको इस पर डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों
आपने अगर इससे पिछले चैप्टर्स के भी अभ्यास प्रश्न और उनके डिटेल वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप क्लास 7th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।